आप सभी तैयार हैं? आज कुछ और प्रश्न उत्तर के ऊपर हम बातचीत कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? जो गीली सी हो, जबकि धातु है होनी चाहिए थी ठोस, तो वो है मरकरी। जिसका गलनांक कम है, बहुत कम है, हथेली पे रखा और वो एकदम से ही गल गई, तो ऐसी कौन सी धातु है बेटा? सोचो। तो वो है सीजियम और गैलियम। हरे रंग से जो लिखा हुआ है, ये सारे आपके उत्तर लिखे हुए हैं बेटा, और प्रश्नों को रेड कलर से लिखा है। चाकू से आसानी से काटी जा सके तथा मिट्टी के तेल में डुबोकर रखें, तो आपको याद रखना है सोडियम, पोटेशियम, इसके उदाहरण होंगे, या लिथियम। उस अधातु का नाम लिखो जो चमकदार है। वैसे अधातुएं चमकदार नहीं होती, लेकिन ये अधातु चमकदार है, और ये है आपके पास आयोडीन। वो धातु जो मुलायम भी है, अधातु जो मुलायम भी है और अधातु होते हुए भी विद्युत की सुचालक है। हिसाब से देखा जाए तो अधातु विद्युत की सुचालक नहीं होती, लेकिन ये है, तो ये कौन सी है? ग्रेफाइट। बहुत अधिक कठोर है, अधातु है और फिर भी कठोर है, तो ये है आपके पास हीरा। प्रति अम्ल का उदाहरण दो। यदि एसिडिटी हो जाए तो हमें क्या लेना चाहिए? तो वो होगा बेकिंग सोडा, और साथ में क्या ले सकते हैं? दूसरी चीज़, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बेकिंग सोडा का अगर सूत्र आता हो तो सूत्र भी लिख कर आना है, NaHCO3, जबकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र है MgOH ट्वाइस। पादप जो के दो उत्सर्जी पदार्थों के नाम हमें बताने हैं, तो पौधों के अंदर से क्या चीज़ है जो वेस्ट के रूप में निकलता है, उत्सर्जन के रूप में बाहर आता है? तो वो है गोंद और रेजिन। आप लिख सकते हो इसमें पीली पत्तियों का झड़ना भी उसका एक उत्सर्जित पदार्थ ही है। मानव मूत्र में दो उत्सर्जी पदार्थों के नाम लिखने हैं, तो यूरिया और यूरिक अम्ल लिखेंगे। निम्न में जैव निम्नीकरणीय पदार्थ के उदाहरण देने हैं। जैव निम्नीकरणीय मतलब जिसके ऊपर कोई भी सूक्ष्मजीव कार्य कर ले। अब देखेंगे जरा, शाक के छिलके सब्जियों के छिलके पे कर लेगा, दूध की थैली पर कुछ भी नहीं होगा, फटे जूते, अगर जूते हमने प्लास्टिक के जूते हम मिट्टी में दबाए तब भी उनका कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर चमड़े के जूते होंगे तो उसको छोटे छोटे जीव खा जाएंगे और ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब, और दवाई के रैपर तो प्लास्टिक के बने हैं, उसके ऊपर कोई भी जीव जंतु काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब हमारे पास जैव निम्नीकरणीय दो ही चीज़ें निकली, सब्जियों के छिलके मतलब शाक के छिलके और फटे जूते। ऐसी कौन सी निम्न में से कौन सा पीली ज्वाला के साथ दहन होता है? पीली ज्वाला के साथ वही जलेगा बेटा जो असंतृप्त होगा। अब इसके अंदर से हम संतृप्त और असंतृप्त छांट लेते हैं। संतृप्त का फॉर्मूला है CnH2n+2। जितने C हो उसके दुगने में भी दो ज़्यादा हो। देखो पहले वाले केस में C2H6 है, C2 का दुगना किया 4, 4 में भी दो जोड़ा 6, इसका मतलब ये तो संतृप्त है, ये तो इसमें आएगा नहीं। अगला देखो C जितने हैं 3, 3 का दुगना 6, ये पूरे नहीं हुए क्योंकि दुगने के बाद भी दो जोड़ना है, इसका मतलब ये वाला असंतृप्त हुआ। अच्छा अगला देखो, ये देखो C3H4, C3 है और 3 का दुगना 6 होता है, ये तो वो भी नहीं है, इसका मतलब ये भी असंतृप्त है। लेकिन इसके अंदर देखो 4 का दुगना 8, 8 में दो जोड़ा 10, इसका मतलब ये संतृप्त है। तो आंसर ये दो आ गए जो कि असंतृप्त हैं, C3H6 और C3H4। नेक्स्ट में देखो, एक निर्जलीकारक पदार्थ का नाम लो। निर्जलीकारक जिसकी वजह से जल बाहर आ जाए, जिसमें ये डालें उसके अंदर से जल बाहर निकल के आ जाए, तो ऐसा है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड जिस भी चीज़ में डालेंगे उसमें से जल को बाहर निकल जाएगा उस पदार्थ का, ठीक है, या फिर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक ऑक्सीकारक, एक ऐसा पदार्थ डालो जो ऑक्सीजन दे दे, तो ये हमारी ऑक्सीकारक अभिक्रिया में भी हमने देखा था KMnO4, यह हमेशा ऑक्सीजन देता है। K2Cr2O6, ये भी हमेशा ऑक्सीजन देता है। पहले वाला का नाम है पोटेशियम परमैंगनेट और दूसरे वाले का नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, नेक्स्ट पेज। IUCD का पूरा नाम क्या है?
IUCD एक प्रक्रिया है ना। IUCD में क्या करते हैं, इसका पूरा नाम है इंट्रा यूटेराइन। इंट्रा आई से बना, यूटेराइन यू से बना, सी से बना कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ठीक है, तो IUCD का पूरा नाम हुआ इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ये अंतः गर्भाशय नियोजन विधि भी इसको लिख सकते हो। IUCD को अंतः गर्भाशय नियोजन विधि। STD बीमारियां थी, है ना, तो कौन सी बीमारियां थी, लैंगिक संचरित रोग। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, अगर हिंदी में जाए तो उपार्जित प्रतिरक्षा हीनता जन्य सिंड्रोम। ठीक है, WHO का पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ATP का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। UNEP का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। CFC का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट पे चलते हैं, बेकिंग सोडा बनाने के लिए कच्चे पदार्थ के नाम लिखो। बेकिंग सोडा हमें बनाना है, याद करो, बेकिंग सोडा बनाना है तो NaCl यूज़ करना पड़ेगा, मतलब नमक, जल, उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड डालनी पड़ेगी, फिर उसमें से कुछ मात्रा में अमोनिया भी डालना पड़ेगा, तब वो बनेगा बेकिंग सोडा और साथ में अमोनियम क्लोराइड भी निकलेगा। यह हम खुद नहीं बना सकते बेटा, ये बड़े बड़े उद्योग हैं जहाँ पे काम किया जाता है। तो आपको याद रखना है, इसके लिए कच्ची सामग्री NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में अमोनिया चाहिए। अगर ये इस ढंग से भी पूछ सकते हैं, इस ढंग से पूछ सकते हैं कि इसकी अभिक्रिया लिखो, तो अभिक्रिया भी आपको याद होनी चाहिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थों की सूची बनाओ। तो प्रकाश संश्लेषण पौधों के द्वारा, हरे पौधों के द्वारा सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का प्रयोग करके कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन बनाने की प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो कच्ची सामग्री इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, जल हो गई, सूर्य का प्रकाश भी इसके लिए ज़रूरी है और हरित लवक भी ज़रूरी है। इसकी अभिक्रिया याद रखना, सब जगह 6 आना है, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, लेकिन ये लेने हैं 12। ठीक है, और इसके आगे 6 लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि C6H12O6 के अंदर ऑलरेडी C6 है। नेक्स्ट है, जल को पौधों के अंदर कौन लेके जाता है, तो जल का परिवहन जाइलम उत्तक करता है, जबकि खनिज का परिवहन कौन करता है बेटा, जल और खनिज दोनों ही इकट्ठे जाएंगे तो ये जाइलम उत्तक ही करेगा। इसके घटक की बात करें तो इसके 4 घटक हैं, एक है जाइलम, पैरेन्काइमा, जाइलम रेशा, वाहिका और ट्रैकेट्स। अच्छा, अब पौधों में जो खाना बन गया भोजन, उसका परिवहन कौन करेगा, वो करेगा फ्लोएम। इसके भी 4 घटक हैं, जैसे उसमें जाइलम पैरेन्काइमा था, इसके अंदर फ्लोएम पैरेन्काइमा है, उसमें जाइलम पैरेन्काइमा था। उसमें जाइलम रेशा था तो इसमें भी फ्लोएम रेशा है। उसके अंदर 2 चीज़ें अलग थी, एक थी वाहिकाएं और एक ट्रैकेट्स। इसके अंदर चालिनी नलिका है और साथ ही कोशिकाएं हैं। इतना आ रहा होगा समझ, तो आगे चलते हैं। मानव में परिवहन तंत्र के घटक क्या हैं। अब शरीर, मानव के शरीर में जो चीज़ें लेकर जा रहा है वो क्या है और कहाँ कहाँ कौन कौन इसकी सहायता कर रहे हैं। तो मानव में परिवहन लेके जाने का काम पहले शुरुआत कहाँ से होगी, हृदय से होगी, रुधिर के अंदर, फिर रुधिर कहाँ बहेगा, शिराओं के अंदर और धमनियों के अंदर। ठीक है, तो हृदय सबसे पहले क्या करेगा, ऑक्सीकृत रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों की ओर भेजता है, इसीलिए इसको पंप हाउस भी कहते हैं। रुधिर क्या है, रुधिर के अंदर मतलब रक्त के अंदर, ब्लड के अंदर शरीर में पाचित भोजन का परिवहन होता है। चोट लगने पर इसमें से ही प्लेटलेट निकलती हैं जो रक्त का थक्का जमाने में मदद करती हैं।
शिराएं और धमनी। अब रक्त जो ऑक्सीकृत रक्त है वो धमनियों के द्वारा शरीर के सभी भागों तक जाता है, जबकि वापस हर एक कोशिकाओं से वापस जो लेके आ रहा है रक्त को उसको शिराएं कहते हैं। उसके अंदर विऑक्सीकृत रुधिर हृदय की ओर वापस आता है। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया का कहाँ पर यूज़ किया जाता है, कहाँ पर हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं, तो वो होता है वनस्पति तेल से घी बनाना। कुछ वनस्पति घी सस्ते मिलते हैं, आपको पता होगा, कुछ घी महंगे मिलते हैं। जो सस्ते होते हैं घी वो वनस्पति घी होते हैं, और वनस्पति घी बनाने के लिए वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण करते हैं, उसमें से हाइड्रोजन गैस को गुजारती हैं। देखो, वनस्पति तेल जमा हाइड्रोजन किसकी उपस्थिति में, निकेल की उपस्थिति में। याद रखोगे, उत्प्रेरक का काम करता है निकेल, यहाँ लिखा हुआ है देखो निकेल। निकेल की उपस्थिति में वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है और उससे वनस्पति घी बनाया जाता है। तो कच्ची सामग्री तेल यूज़ करना है, हाइड्रोजन गैस यूज़ करनी है, निकल, और साथ में तापमान भी आपको 473 केल्विन देना पड़ेगा, मतलब 200 डिग्री सेल्सियस आपको यहाँ पर तापमान देना पड़ेगा। अमोनिया गैस के निर्माण के लिए घटक अब बनानी है अमोनिया गैस, जो कि थी NH3, ये रही NH3। तो इसको बनाने के लिए नाइट्रोजन गैस चाहिएगी, इसको बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस चाहिएगी। आपस में ये ऐसे ही नहीं मिल जाते, इनको मिलाने के लिए एक आयरन का उत्प्रेरक भी चाहिएगा, और यहाँ पर भी तापमान बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर तापमान करीब 400 से 450 डिग्री तक रखना पड़ेगा, और प्रेशर भी बढ़ाना पड़ेगा, 200 ATM प्रेशर करना पड़ेगा। दाब भी बढ़ेगा, ताप भी बढ़ेगा। आगे चलते हैं आप बच्चों।